ओके, सो ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एज आई जस्ट टोल्ड यू कि स्टार्टिंग फ्रॉम लैंथेनम. लैंथेनम बेसिकली बिलोंग्स टू द एफ ब्लॉक, पर उसको फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें एफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर दैट इज इक्वल टू 0. सो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हम 5d भर रहे हैं, 4f भर रहे हैं. फर्स्ट मेंबर में 4 जो लैंथेनम है, उसके बाद 57 से लेके 72 तक हम पहले एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स भरेंगे जो लैंथेनम से शुरू होते हैं और कहाँ जाके खत्म होते हैं, ल्यूटिथियम पे. ठीक है, वहां जाके ये खत्म होंगे. फिर हैफनियम से हम इन ट्रू सेंस मर्करी तक पूरे के पूरे डी ब्लॉक भरना शुरू करते हैं. लैंथेनम को भी हम डी ब्लॉक में एक रीजन हमने दे दिया कि 4f 0 है, इसलिए हम डी ब्लॉक में इसको कंसिडर कर रहे हैं. सेकेंडली इसमें डी के पास 1 है. ठीक है, सो हमने पढ़ा था डी की क्या कहते हैं डेफिनेशन कि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स इन इट्स एलिमेंटल और इट्स आयनिक स्टेट. सो ये एलिमेंटल स्टेट में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स शो कर रहा है, इसलिए इसको अंडर डी ब्लॉक भी पढ़ते हैं. ओके, फिर यहां से यहां 14 वो भर दिए. फिर हैफनियम 72 with this electronic configuration keep filling up the d block. 6s you can see यहाँ पे 6s1 है, anomalous electronic configuration. यहाँ पे 6s1 है, anomalous electronic configuration. जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है उसमें हम 6d को भरते हैं और 5f को भरते हैं. the first member being actinium. तो अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनियम की देखें तो जो नोबल गैस हम इसमें भरेंगे that is going to be radon. ठीक है, 5f0 61 7s2. This is the electronic configuration. Second जो member है that is rutherfordium with the symbol RF. rutherfordium और 104 है इसका एटॉमिक नंबर. इन दिस केस हम पूरा का पूरा 5f14 फिल करते हैं, 6d2 7s, right? So in this manner we keep filling up because the fourth transition series is not complete. तो generally at this level of +2 हमको इसको पढ़ना कोई बड़ा ज्यादा important नहीं है. So we leave this ताकि हम 3 सीरीज को ज्यादा अच्छे से मास्टर कर सकें. ठीक है, then next we come to general characteristics of d block elements. The first characteristic of d block element is that all transition elements are typically metals. ठीक है, जितने भी आपने पढ़े हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, all of them are metals. Because why they are metals? Because they have lower ionization energies. ये डिटेल में हम पढ़ेंगे. They have lower ionization energies than p block. इसलिए इनमें टेंडेंसी रहती है टू लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं. thus they all are metallic. ठीक है, सो सारी प्रॉपर्टी मेटल्स की शो करेंगे. हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई हीट कंडक्टिविटी, लस्ट्रस, डक्टाइल, मेलिएबल, जो भी इसकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं. ठीक है, सेकेंड, एक्सेप्ट मर्करी विच इज अ लिक्विड, all are solids. Mercury is a liquid. Why? Because इसमें weak metal metal bonding होती है. जब आप mercury की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देख रहे हो तो 5d10 6s2, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस इज नॉट देयर. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो एक मर्करी का सैंपल का मतलब सिर्फ एक मर्करी का एटम नहीं होता है, उसके पास न्यूमरस मर्करी के एटम्स होते हैं.
ओके, सो उन मर्करी के एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए। वो बॉन्डिंग तभी हो सकती है अगर उसके पास या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स है। इन केस ऑफ मर्करी बोथ आर नॉट प्रेजेंट, तो अगर दोनों ही नहीं होंगे तो इसमें जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, इंटर मेटालिक बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स, वो बहुत ही वीक होती है। इसलिए मर्करी ओवर हियर इज एग्जिस्टिंग एज लिक्विड। ठीक है, whereas ये सेम कैटेगरी हम लोग जिंक और कैडमियम में भी देखते हैं, पर जिंक और कैडमियम सॉलिड्स हैं, although they are very very soft solids। तो we will do the reason कि why जिंक और कैडमियम जो है वो सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं, whereas मर्करी लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। इन द नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड, they have high melting and boiling points। Again, high melting and boiling points are due to strong metal-metal bonds which are present in d block। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इसलिए मेटल-मेटल ओवरलैपिंग इसमें ज्यादा होगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होंगे। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज एज कंपेयर टू S and P। इसका रीजन भी हम लोग अभी नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखते हैं। Why do they have high densities? Then number 5, the first ionization enthalpies of, ये मैंने ऊपर लिखा है, D block is higher than S block whereas lower than P block। ठीक है, देन सिक्स्थ इसकी जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, दे ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वो हमने फर्स्ट वाले उसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया, मेटालिक तभी है क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम आर कलर्ड कंपाउंड्स। The reason of colored compounds is DD transitions। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हर एक जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो, इन सबकी हमने रीजंस जो है वो प्रॉपर्टीज में पढ़नी है। तो इसमें DD ट्रांजिशंस होते हैं जिसकी वजह से ये कलर्ड होते हैं, क्योंकि एम्प्टी d ऑर्बिटल्स है तो एक इलेक्ट्रॉन इजिली हायर उस पे ऑर्बिटल पे जो है वो जा सकता है। बेसिकली जो d ब्लॉक के ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे एक ही एनर्जी लेवल पे हैं, यही पढ़ा है हमने। और जो एक एनर्जी लेवल पे होते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो d के पास जो पांचों ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dyz, dxz, dx² माइनस y², dz², पांचों ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी पे है। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। बट जब हम लोग इसमें स्प्लिटिंग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में, तो हम उसमें देखते हैं कि d ऑर्बिटल्स जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, जिसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बुलाते हैं। तो जब वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बुलाएंगे तो उसमें जब ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो 3 ऑर्बिटल्स, दैट इज dxy, dyz एंड dxz, वो लोअर एनर्जी लेवल पे रह जाते हैं, और 2 ऑर्बिटल्स, दैट इज dx² माइनस y² और dz² हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। तो जब लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पे जंप करता है, इसको हम dd ट्रांजिशंस बुलाते हैं। ठीक है, सो दैट डिटेल अगेन वी आर गोइंग टू डू इन द कमिंग सेक्शन। 7th प्रॉपर्टी इसकी लिखो d ब्लॉक की, दे हैव गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस सारे इसी के बनते हैं, हमने पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। The reason for forming complexes is presence of empty d orbitals। empty d orbitals की वजह से मतलब कि इनके पास खाली रूम पड़े हैं और ये इनकमिंग गैस को बहुत अच्छे से वेलकम कर देते हैं।
तो क्योंकि वो उनको वेलकम करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को या इनकमिंग गैस को, तो वो इजिली उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और उन फ्रेंडशिप को हम लोग क्या बुला रहे हैं साइंटिफिक टर्म में, कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, सो दिस आल्सो वी विल डू लेटर। देन दे एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है उसकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल Fe +2+3, निकल +2+3, क्रोमियम +2+3+6, ठीक है, मैंगनीज +2+4+7। सो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज शोन बाय ऑस्मियम। ऑस्मियम +8 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन भी क्या है कि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो करते हैं। देन नाइन्थ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज देयर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या हुआ, जब कोई सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको वीकली अट्रैक्ट करती है, तो उस अट्रैक्शन को हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी ज्यादा आता है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको पीएमटी में और जेई में बड़ा कॉमन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पैरामैग्नेटिक। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसमें सेंट्रल एटम में हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंगली। आई विल शो यू हाउ टू डू इट। तो जब हम उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। ठीक है, so these are all general characteristics. We are going to study each of them one by one in detail. Okay, so let's go on to the properties of D block elements. मिल गए सबको नोट्स? नोट्स में आप देखो मैंने हर एक में ड्राफ्ट शो करे हुए हैं, दिख रहे हैं? So general properties of D block पे चलते हैं। General properties of इससे बहुत छोटे छोटे रीजनिंग क्वेश्चंस हर सेक्शन में से आएंगे, which has been given to you by points in your notes. So आपने उनको देखना है, चेक करना है, कुछ जो मिस हो गए that I will explain over here. Okay? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक में फर्स्ट जो हम प्रॉपर्टी करेंगे दैट इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब जब हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है उसे हम एटॉमिक रेडियस बुलाते हैं, राइट। इन जनरल जो हमने पी ब्लॉक में और एस ब्लॉक में पढ़ा है कि लॉन्गर पीरियड जब हम ट्रैवल करते हैं तो लॉन्गर पीरियड क्या होता है, एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है। क्यों एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट से बढ़ता चला जाता है। तो जो डी ब्लॉक है वो सेंटर ऑफ एस और पी के बीच में है, तो एस का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या होगा, ज्यादा, और पी का एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, कम। तो जब हमने शुरू किया था डी ब्लॉक, मैंने आपको बोला था कि दो तरह से हमने इसकी प्रॉपर्टीज की वेरिएशन पढ़नी है, एक अलोंग सीरीज है ना, हर एक सीरीज की, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कैडमियम से शुरू होके जिंक पे खत्म होती है, तो हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की पढ़नी है। फिर हमने कंपैरिजन पढ़ना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन। फोर्थ ट्रांजिशन हम नहीं पढ़ रहे, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट।
तो हम लोग सारे के सारे जो है वो इस तरह से हम हर एक प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स गो ऑन टू द एटॉमिक रेडियस. व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस, वी आर सेइंग दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस as we go from left to right in a periodic table. So अगर हम ग्राफ इसका देख रहे हैं, this is the atomic radius or this is the series, right? So series में first transition series आप देखो डिक्रीज करता चला जा रहा है, क्रोमियम तक डिक्रीज कर रहा है और क्रोमियम से लेके कॉपर तक ऑलमोस्ट सेम आता है, राइट? ज्यादा फर्क नहीं है. और फिर कॉपर के बाद सडनली देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ जिंक. ठीक है, सो ये यहाँ पे आ गया स्कैंडियम सबसे ज्यादा. लेट्स से दिस इज क्रोमियम, लेट्स से दिस इज कॉपर, राइट? जब हम इसकी वैल्यूज भी देखते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की एटॉमिक रेडियस की जब हम वैल्यूज भी देखते हैं, तो यहां देखो स्कैंडियम की जो वैल्यू है दैट इज 164. ओके, पिकोमीटर्स में है ये सारी 164. टाइटेनियम की डिक्रीजेस टू 147. ठीक है, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम की और कम हो रही है 135, राइट? वेनेडियम के बाद क्या आता है? क्रोमियम की और डिक्रीज हो गई टू 129. क्रोमियम के बाद जब हम मैंगनीज में जाते हैं, देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज, ज्यादा नहीं है, 137 पिकोमीटर्स हो जाता है. ठीक है, फिर मैंगनीज के बाद अगेन आयरन पे आते हैं तो 126. कोबाल्ट ऑलमोस्ट द सेम एज आयरन 125. फिर उसके बाद निकल का 125 है. कॉपर का 126 है और उसके बाद जिंक का सडनली इंक्रीज हो जाता है टू 137. सो जब हम इसको देख रहे हैं सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो फर्स्ट जो हमारे पास रीजनिंग क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज वी ट्रैवल फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर. ठीक है, व्हाई द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अलोंग अ सीरीज. तो आंसर उसका क्या आएगा? साइज इंक्रीजेस ड्यू टू increase in nuclear charge by 1 unit as we travel from left to right. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आ गया कि अगर इंक्रीज कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज, तो वो क्रोमियम से मैंगनीज भी इंक्रीज कर रहा है, मैंगनीज से आयरन भी इंक्रीज कर रहा है, तो फिर क्यों इसका जो ये बीच का क्रोमियम से लेके कॉपर तक ऑलमोस्ट एटॉमिक साइज क्यों सेम आता है? दैट इज अनदर क्वेश्चन जो इस सेक्शन में से आएगा. तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसकी, तो स्कैंडियम में हम भर रहे हैं 3d1 2 3 4 5 6 7 8 10 and again 3d10, राइट? हमें पता है कि जो D क्रोमियम में भी 5. ओके, जब हम D भरते हैं तो हमें पता है कि जो D इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट की टेंडेंसी भी है. वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज. पता है ना ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है?
न्यूक्लियर चार्ज जब आउटर मोस्ट तक नहीं पहुंचे, हमने पी ब्लॉक में भी करा इसको, तो उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बुलाते हैं। जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, जब डी इलेक्ट्रॉन्स कम है तब स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है, जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करेगा, अगर सपोज हमारे पास से दिस इज द न्यूक्लियस, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो न्यूक्लियर चार्ज को इस आउटर मोस्ट तक नहीं पहुंचने देंगे। अगर ये नहीं पहुंचने देंगे तो अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज की कम हो जानी चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए ना साइज, पर न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों जो इफेक्ट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर वो कैंसिल कर देंगे तो साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो क्या आंसर, हम सेकंड का आंसर क्या लिखते हैं कि क्रोमियम से यहां तक जब हम जा रहे हैं तो साइज क्यों ऑलमोस्ट सेम रहता है, दैट इज बिकॉज एज द d electrons increase the screening or shielding effect also increases, which balances the increasing nuclear charge. Balances the increasing nuclear charge, therefore size remains almost same. ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसमें से क्या आ गया कि फिर सडनली जिंक का साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ में कि कॉपर का साइज एकदम सेम चला है, जिंक पे साइज एकदम इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन आ गया व्हाई इंक्रीज इन साइज ऑफ जिंक। तो आंसर उसका क्या होगा कि इन जिंक फुली फिल्ड d orbitals are present, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसमें, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सारे फुली फिल्ड है, जब वो रिपेल करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सपैंड कर देते हैं, उसकी वजह से साइज जिंक में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सो जिंक, इन जिंक फुली फिल्ड d orbitals are present which result in repulsion and therefore expansion of electron cloud thereby increasing the size. ठीक है। अब अपने ग्राफ में देखो, जब हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज पे जा रहे हैं, सो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी ऑलमोस्ट यही ट्रेंड फॉलो करता है, सेम आ गया, इंक्रीज हो गया। तो जिंक के बाद लास्ट आपका मेटल कौन सा आता है, कैडमियम। ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो साइज आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ये हमारी कौन सी हुई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, राइट। सो थर्ड ट्रांजिशन की सीरीज ऑलमोस्ट साइजेस सेम है एज द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, और हैफनियम का और जिरकोनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम है। हैफनियम का साइज जो है, हैफनियम फर्स्ट कौन सा मेंबर हुआ, सेकेंड, लैंथेनम, हैफनियम। सो हैफनियम जो है उसका साइज 158 पिकोमीटर है, whereas zirconium का साइज 160 पिकोमीटर है। So there is hardly any difference. Okay. So now the question comes
ये तो है कि एटॉमिक रेडियस फर्स्ट और सेकंड में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ज्यादा होगा इसका एटॉमिक रेडियस क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रिंसिपल शेल इज टेकिंग प्लेस, बट सेकंड और थर्ड का क्यों सेम है। सो फोर्थ जो इसमें क्वेश्चन आ जाता है, द सिमिलर साइजेस ऑफ second and third transition series is because of lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction एक स्पेशल इफेक्ट है। अब हमें पता है कि जब हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पढ़ रहे हैं तो हमने अभी किया था कि हम लैंथेनम से हैफनियम तक पहले एफ ब्लॉक पढ़ते हैं। ओके, एफ ब्लॉक का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है दैट इज गोइंग टू बी लेसर देन डी ब्लॉक। ठीक है, तो वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा स्क्रीन नहीं करते, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज तो दोनों तरह बढ़ता है ना, चाहे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो चाहे आप लॉन्ग सीरीज जा रहे हो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ही, बाय 1 यूनिट बढ़ता चला जाता है। तो एफ ब्लॉक जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कस के नहीं पकड़ पाता ड्यू टू इट्स लो स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसलिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आता है, इसको हमने और डिटेल में करना है जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, द एटॉमिक साइज, रीजन ऑफ एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन योर नोट्स, ऑल द 3 रीजंस हैव बीन गिवन इन डिटेल। ठीक है, देन आयनिक रेडियाई पे आते हैं। आयनिक रेडियाई जो है they also show the same trend as the atomic radii. So second property जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, सेम ट्रेंड, डिक्रीज होता रहेगा, फिर उसके बाद स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू पजान रूल्स, अगर हम सपोज कंपेयर कर रहे हैं आयनिक रेडियाई ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, जिसके पास ज्यादा चार्ज होता है उसका साइज छोटा होता है अकॉर्डिंग टू पजान रूल्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ना, कैटायन का हमने पढ़ा हुआ है +1 में कि कैटायन का जो साइज होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव एटम, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा, तो मोर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज गोइंग टू बी द रेडियस। सो Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में Fe2 पॉजिटिव का रेडियस जो है वो बड़ा होगा। उसी तरह से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं Ni2 पॉजिटिव एंड Ni3 पॉजिटिव, तो अगेन Ni2 पॉजिटिव का साइज जो है वो बड़ा होगा। दिस इज फेरस, दिस इज फेरिक, दिस इज निकलस, दिस इज निकलिक। ठीक है, बड़े वाला इक होता है और छोटे वाला क्या होता है, दैट इज अस, राइट। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एटॉमिक रेडियस। देन लेट्स गो ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी, मेटालिक कैरेक्टर, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू योर नोट्स आयनिक रेडियस को सेकंड प्रॉपर्टी लिया है। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज मेटालिक कैरेक्टर and enthalpy of atomization. As I just told you कि metallic character जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। मतलब कि मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, सच दैट इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वही हुआ ना, मेटालिक कैरेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर।
ओके, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हो गया मेटालिक कैरेक्टर, मतलब कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जो डी ब्लॉक है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है एज कंपेयर टू किसके, अभी बढ़ा था, एज कंपेयर टू पी ब्लॉक, एस से ज्यादा और पी से कम, ठीक है। Therefore they all behave as metals. So first point what we can write over here is that all transition elements are metals. There is no anomaly in this. कोई भी anomalous behavior इसमें नहीं है, सारे के सारे metals हैं। अब मेटालिक कैरेक्टर जो है वो हाँ आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, जरूर जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी ही मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो जब आप ग्राफ देख रहे हो तो ग्राफ देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा सा इसका आ रहा है, राइट। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ग्राफ है ये, enthalpy of atomization with atomic number. ठीक है, so first transition series इंक्रीज करती चली जा रही है, 3 एलिमेंट्स की इंक्रीज कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद डिप आ जाता है, there is a decrease, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज, फिर ऑलमोस्ट स्टेबल, राइट, इसी तरह से शो कर रहा है, और फिर उसके बाद फिर से डिप आ गया, ओके, और डिप के बाद फिर एक प्लेटो बन जा रहा है, देखो कुछ ऐसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड करती है। नाउ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, है ना। सो फर्स्ट तो हमारा ये आ गया कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, व्हाई, बिकॉज ऑफ लो वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज। अब अलोंग अ सीरीज जब हम ट्रैवल करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज होती है, होनी चाहिए इंक्रीज, क्यों, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है, पर बीच में आयोनाइजेशन एनर्जीज एक यही प्रॉपर्टी है जो डी ब्लॉक में सबसे इररेगुलर ट्रेंड फॉलो करती है, कहीं इंक्रीज हो जाती है कहीं डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज वो डिपेंड कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से। बीच में हमने देखा है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की आ जाएगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी सडनली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंगनीज के पास फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, फिर अगेन आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही इररेगुलर सा ट्रेंड इन दिस केस बिहेव करती है। नाउ सेकंड जो है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ओके। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी। क्रोमियम जो है उसमें इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्रोमियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की 4s1 3d5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा, बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग, हार्डेस्ट मेटल इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। उसी तरह से टंगस्टन में जब हम जाते हैं इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सो वी से दैट क्रोमियम
molybdenum एंड टंगस्टन, ये तीनों के तीनों सबसे हार्ड मेटल्स हैं and they have the maximum enthalpy of atomization. ठीक है, they have the maximum enthalpy of atomization. On the other hand, zinc, mercury and cadmium, fully filled electronic configurations, they are the soft metals. In fact, mercury exists as a liquid at room temperature, and all these three they have the lowest enthalpy of atomization. ये चीजें सारी याद रखनी है, क्योंकि ये आगे जब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स करने हैं उसमें रीजंस फिर यही आने कि जिंक जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है और कॉपर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है, वो सारा इसी के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, सो दिस हैज द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. डी ब्लॉक का अगर पीछे का कोई एक भी टॉपिक तुमको नहीं समझ आएगा तो अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा फिर. इसलिए इट इज बेटर कि आप जितना पढ़ाया जाता है उतने से नोट्स पढ़ के आओ नेक्स्ट लेक्चर के लिए. क्लियर हो गया है? राइट. सो अब जब आप ग्राफ देख रहे हो तो 40 और 5D सीरीज देखो. 40 और 5D सीरीज दे हैव हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ठीक है, व्हाई? बिकॉज इनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग. एंड मेटल मेटल बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ these bonds. Greater the number of unpaired electrons, greater is the number of bonds, and therefore greater is the strength. और अगर greater strength तो greater enthalpy of atomization. ठीक है, is it clear? और जितनी ज्यादा metallic strength होगी उतना ही hard substance होगा. So ये सारे interlinked है. क्या बोल रहे हैं हम? हम बोल रहे हैं क्या? ग्रेटर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स राइट, ग्रेटर इज द मेटल मेटल ओवरलैप. Greater the strength, right? और अगर strength ज्यादा है तो greater the enthalpy of atomization. क्लियर हो गया? सो आज हम यहीं तक करते हैं. 2 टॉपिक्स रह गए मेरे.